नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत ने अब चीन का मुकाबला करने के लिए लेह स्थित 14 कोर में अतिरिक्त सैन्य बलों का गठन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। फ्रांस और रूस प्रोजेक्ट 75I के टॉप कंटेंडर में हुए शामिल। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए आपातकालीन खरीद के लिए दी गई आपातकालीन शक्तियों का किया विस्तार। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान का अंतिम मानविक मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, कुछ गैर सरकारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दायर की थी कि सड़कों का जो चौड़ीकरण यानी कि जो चार धाम परियोजना के तहत किया जाएगा उसको रोक देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये दलील दी कि इससे लोगों का जीवन खतरे में डल सकता है और इस तरीके की गतिविधियों को तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर और भारी मशीन उत्तरी भारत चीन सीमा तक नहीं ले जा सकती और अगर जंग छिड़ जाती है तो उस स्थिति में वो सीमा की सुरक्षा कैसे करेंगे और कैसे लड़ेंगे। चौड़ी चार धाम सड़क परियोजना के निर्माण के कारण हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए सरकार ने कहा कि आपदा को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं और कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन हुआ है और सड़क निर्माण से ऐसा नहीं होता है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों को तो जोड़ना ही है, इसके अलावा हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान भी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो कि 42 फीट लंबी है और इसके लॉन्चर ले जाने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत पड़ती है। अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर्स को नहीं ले जा पाएगी और ऐसे में युद्ध होता है तो हम कैसे निपटेंगे। इसीलिए अब सतर्क रहना होगा और तैयार रहना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए पर्याप्त कदम भी उठाए जाने चाहिए ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो उसके जरूरी उपाय भी किए जाने चाहिए, लेकिन सड़क चौड़ीकरण का काम रुकना नहीं चाहिए। इस तरीके से ये जो एनजीओ से उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। अगर उनको ये लग रहा है कि सड़क चौड़ी करने से भूस्खलन होते हैं तो ये बात गलत है और ऐसे में देश की संप्रभुता और देश की रक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। लद्दाख में LAC पर 14वीं कोर में अतिरिक्त सैन्य बलों का गठन कर दिया गया है और ये बदलाव चीन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बता दें कि 14वीं कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर के रूप में जाना जाता है, LAC की देखभाल के लिए सिर्फ 3 डिवीजन मौजूद थे, लेकिन अब नए ऑर्डर ऑफ बैटल के तहत यानी कि ऑर्बिट के तहत सैनिकों का अतिरिक्त गठन स्थायी रूप से किया जा रहा है 14 कोर में। यानी कि इसका मतलब यह है कि 3 डिवीजन के अलावा पूर्वी लद्दाख में अब स्थायी रूप से अतिरिक्त सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इसे किया जाएगा। सेना चीनी खतरे से निपटने के लिए अपने ऑर्बिट में महत्वपूर्ण बदलाव भी कर रही है, जिसमें कि LAC पर दंडात्मक और निरोध क्षमता दोनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और कहा जा रहा है कि अतिरिक्त सैनिक सर्दियों में यहाँ पर तैनात रहेंगे। इस वक्त पूर्वी लद्दाख में 30,000 सैनिक तैनात हैं, लेकिन पूरे LAC की बात की जाए तो दोनों और करीबन 50 से 60,000 सैनिक तैनात है। साथ ही ये संख्या जरूरत पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ फ्रंट डिफेंस में होंगे, कुछ रिजर्व में होंगे और कुछ किसी भी तरीके के ऑपरेशन को जल्दी शुरू करने के लिए स्टैंड बाय में रहेंगे। सैनिकों के अतिरिक्त स्थायी तैनातगी के अलावा वन स्ट्राइक कोर के विशेष तत्वों को भी लद्दाख में तैनात किया गया है और स्ट्राइक कॉर्प्स लगातार वहां पर प्रशिक्षण कर रही है। यही नहीं, जैसे कि कल के डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि अब भारत ने LAC पर इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया है, जिसमें कि M777 लाइट वेट हविल्जर, बोफोर्स और K9 वज्र तैनात किए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा कई प्रमुख मिसाइलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स भी LAC पर केंद्रित है और अपनी संभावित तैनातगी को अंजाम दे रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी ने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बन चुका है चीन और इसका उदाहरण है हजारों सैनिकों को चीन के द्वारा आधुनिक हथियारों के साथ LAC पर तैनात करना और ये वापसी लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। जनरल रावत जी ने कहा कि परमाणु संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश में विश्वास की कमी और संदेह हमेशा से बाधक रही है। पिछले महीने दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत गतिरोध के साथ खत्म हुई, क्योंकि दोनों देश इस बात को लेकर सहमत नहीं हुए कि सीमा से कैसे सैनिकों को वापस बुलाना है। पिछले साल से ही LAC पर तनाव के बीच दोनों देश सैनिकों के साथ हथियार सीमा पर बढ़ाने में जुटे हुए हैं। साथ ही रावत जी ने कहा कि भारत सीमा पर और समुद्र में भी किसी भी तरीके के दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है। आगे बताया कि चीन LAC के पास जो गाँव बसा रहा है और भविष्य में इसका इस्तेमाल वो फौजियों के ठिकाने के रूप में कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि दोनों देशों के बीच तनातनी के बाद चीन ने ये कदम उठाया है और यही नहीं, पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन
इन दोनों का जो नेक्सस है उसकी वजह से अब भारतीय सेना को उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के लिए अपने थिएटर कमांड को पुनर्गठित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा है। सिटी जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में आने वाला एक नया गांव जिसके बारे में आजकल चर्चा की जा रही है और इसे विवाद बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। दरअसल ये जो गांव है वो LAC के उस पार पड़ोसी देश के क्षेत्र में है। साथ ही विपिन रावत जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन ने LAC की अतिरिक्त अवधारणा का उल्लंघन नहीं किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर से तीनों सेनाओं के लिए इमरजेंसी पावर को बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसे कि 31 दिसंबर तक किया जा सकता है। इसके तहत अर्जेंट हथियारों की खरीद की जा सकती है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत तीनों आर्म सर्विस और इंटीग्रेटेड डिफेंस सेक्टर के लिए ये इमरजेंसी पावर बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरीके की खरीद की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की डेट के 1 साल के भीतर होनी चाहिए, जिसमें स्पेयर पार्ट और एम्यूनिशन भी शामिल है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के 43,000 करोड़ रुपए के P-75I प्रोग्राम के तहत अब रशिया और फ्रांस 2 टॉप कंटेंडर बन गए हैं, जिसके तहत 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन को बनाया जाना है भारतीय शिपयार्ड के साथ मिलकर। दोस्तों, वैसे फ्रांस के ऑफर ज्यादा लग रहे हैं इसे जीतने के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो ऑकस बना है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के भी संबंध खराब हो गए, क्योंकि जो $66 बिलियन का सबमरीन प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अब रशिया भी दूसरी तरफ भारत को स्मॉल क्लास सबमरीन की पेशकश कर रहा है और वो कह रहा है कि AIP सिस्टम के साथ वो इसका प्रदर्शन भी करेगा, लेकिन 2022 के मध्य तक। और इस प्रोजेक्ट पर और ज्यादा बातचीत तब होगी जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 मीटिंग के लिए रशिया जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी 2 महीने पहले, जिसमें कि डीजल इलेक्ट्रिक वर्जन वाली बरकूडा न्यूक्लियर सबमरीन की पेशकश भी फ्रांस के द्वारा की गई है, जिसे कि फ्रांस नौसेना इस्तेमाल करती है। इसीलिए अब फ्रांस इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मजबूत दावेदार बन रहा है। रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन के हेड ने कहा कि उन्होंने Su-75 के डेवलपमेंट के लिए कई विदेशी कस्टमर के साथ बातचीत की है। रशिया अब इसके प्रपोजल को तैयार कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए। उन्होंने कहा कि Su-75 में पहली बार मॉडुलर प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे ग्राहक के यानी कि जो उनके पोटेंशियल ग्राहक है उनके हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री पहले ही बोल चुकी है कि भारत, चाइना, UAE और वियतनाम हमारे पक्के ग्राहकों में से एक है इस फाइटर जेट के लिए। इसरो ने एक नया 18 मीटर का एंटीना शुरू कर दिया है, जो पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को बहुत तेज X बैंड फ्रीक्वेंसी पर टेलीमेट्री और कमांड संचालन करने की अनुमति देगा। अब तक इसरो केवल पेलोड डेटा डाउनलोडिंग के लिए X बैंड का इस्तेमाल करता था और टेलीमेट्री और कमांड के लिए S बैंड का इस्तेमाल करता था। S बैंड की तुलना में, जो कि 2 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक संचालित होती है, जबकि X बैंड 8 गीगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज में कार्य करती है। इसरो ने कहा कि एक प्रमुख मील का पत्थर है, क्योंकि इससे इसरो को कई फायदे हैं। पहला, ये कमांड की गति को बढ़ाता है। दूसरा, किसी भी हस्तक्षेप की संभावना को कम करता है। ये देखते हुए कि S बैंड अब 5G के लिए दूर संचार कंपनियों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, एंटीना को आदित्य L1 के लिए विकसित किया गया था। भारत का पहला सौर मिशन 2022 के अंत में ये लॉन्च हो सकता है और भविष्य में अन्य गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्वदेशी एंटीना और स्टेशन S और X बैंड दोनों में ट्रांसमिट और ऑपरेशन प्राप्त करने में सक्षम है और दोनों ही बैंड ऑटो ट्रैकिंग सुविधाओं से लैस है। इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया कि नासा जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पहले से ही टेलीमेट्री और कमांड ऑपरेशन के लिए X बैंड में माइग्रेट हो चुकी हैं। इसरो अब तक सेवाएं देने में असमर्थ था, लेकिन नए एंटीना के चालू होने से अंतरिक्ष एजेंसी अधिक सहयोग आकर्षित करने में सक्षम होगी। साथ ही कहा जा रहा है कि अब ये इसरो के लिए एक नया युग का प्रतीक है, क्योंकि एक नए बैंड में टेलीमेट्री का संचालन इसरो कर सकता है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अंतरिक्षयान की अंतिम मानव युक्त मिशन, जो कि एक महामारी की वजह से लेट हो गया था, उसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। एक सेमिनार के दौरान के सिवन ने कहा कि हमने क्रूड मिशन से पहले 2 मानव रहित मिशनों की योजना बनाई है। हम अगले साल पहला मानव रहित मिशन शुरू करने की योजना बना रहे हैं और हमारा लक्ष्य 2023 में एक और मानव रहित मिशन और क्रूड मिशन को शुरू करना है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।